इतन कल वाला टॉपिक समझ में आ गया? तो कोई डाउट है क्या उसमें? आगे बढ़े अदरवाइज। नहीं सर। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, सर्टेन कुछ प्रोविजंस गिवन है हम लोगों के। कल हमने रेम्यूनरेशन के बारे में पढ़ना चालू किया था और ये देखा था कि भाई हमारे जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में है उसमें रेम्यूनरेशन के लिए क्या प्रोविजंस गिवन है। प्रोविजंस क्या, प्रिंसिपल्स गिवन है ना। अब अपने को यहाँ पे प्रोविजंस के बारे में पढ़ना है, ज्यादा नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या बोला है कि भाई जो बोर्ड होगा उसके अंदर आपको एक कमेटी बनानी है, ठीक है ना। रिम्यूनरेशन कमेटी आप फॉर्म करेंगे और जिसमें मिनिमम कम से कम 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के थ्रू हम लोग उसको क्या करेंगे, स्टैब्लिश करेंगे। तो आपके मिनिमम 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए, है ना। आप ज्यादा बढ़ा सकते हो बट मिनिमम 3 कम से कम आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के साथ इसको स्टैब्लिश करना पड़ेगा। ठीक है भाई, पहली बात तो ये हो गई। तो अब ये मैं आपको बता दूं क्या होता है कि जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की बात करी गई है, क्योंकि इनिशियल वाले चैप्टर्स में अपन नहीं थे तो इस वजह से। अब बोर्ड में ना दो तरीके के डायरेक्टर्स हैं हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। एक हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं, एक हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं। ठीक है। तो जो रूटीन का काम करना होता है ना बोर्ड में, जैसे आप सेल्स की प्लानिंग करते हो, परचेज की करते हो, फाइनेंस की करते हो, फुल टाइम का जो काम होता है, फुल टाइम डायरेक्टर्स, ये हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और हम इनको इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं करते। ठीक है, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को इंडिपेंडेंट कंसीडर नहीं करते। एक हमारे दूसरे डायरेक्टर्स होते हैं बोर्ड में, उनको हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बोलते हैं। ये पार्ट टाइम डायरेक्टर्स होते हैं बेसिकली, और ये रूटीन का काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मीटिंग अटेंड करते हैं कंपनी की, और कोई दूसरा काम इनका नहीं है। पार्ट टाइम डायरेक्टर्स है। ठीक है, पार्ट टाइम के लिए आपने इनको अपॉइंट किया है और कुछ मैटर्स में इनको अपनी एक्सपर्टीज लेकर के आनी होती है साथ में, और इनको इंडिपेंडेंट कंसीडर किया जाता है। क्यों कंसीडर इनको इंडिपेंडेंट किया जाता है? क्योंकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को बाकी सारे काम संभालने हैं, रूटीन के काम संभालने हैं, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को ऐसा कोई काम नहीं करना। उनको क्या करना है, उनको बस वो मीटिंग होगी तो वहां पर वो आएंगे और बोर्ड के कुछ मेजर डिसीजंस में कंट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई दोनों तरह के डायरेक्टर्स के बारे में? यस सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि जो आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कमिटी आप ये बनाएंगे, रिम्यूनरेशन कमिटी, दिस कमिटी विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मिनिमम ऑफ 3 इंडिपेंडेंट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ठीक है, इसके अलावा जो बोर्ड का चेयरमैन आपका होगा वो रिम्यूनरेशन कमिटी का चेयरमैन नहीं हो सकता। ठीक है, एंड कैन ओनली बी अ मेंबर टू द कमिटी। ठीक है, और वो भी तभी जब वो इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट अगर उसका हुआ है। अच्छा, चेयरमैन जो बोर्ड का अगर वो इंडिपेंडेंट है तो ही वो क्या बन सकता है, यहाँ पे रिम्यूनरेशन कमेटी का मेंबर बन सकता है। ठीक है, तो चेयरमैन खुद से चेयरमैन नहीं हो सकता रिम्यूनरेशन कमेटी का। रिम्यूनरेशन कमेटी का चेयरमैन कोई और पर्सन होगा, लेकिन वो मेंबर हो सकता है, लेकिन वो तभी मेंबर हो सकता है जब वो इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, काम क्या करेगी हमारी रिम्यूनरेशन कमेटी? यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनका रिम्यूनरेशन के लिए पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करेगी, चेयरमैन का रिम्यूनरेशन सेट करेगी, इसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट के लोगों का भी रिम्यूनरेशन सेट ही करेगी। क्या ये बात तो अपने को समझ में आएगी? नाम ही रिम्यूनरेशन है तो आप काम क्या करोगे? आपका काम रिम्यूनरेशन सबका सेट करना है ना, पॉलिसी बनाना है, ये काम है। इसके अलावा जो वर्कफोर्स का रिम्यूनरेशन है, ठीक है, उसको रिव्यू करना और उससे रिलेटेड पॉलिसीज को टेकिंग दीज इनटू अकाउंट एंड सेटिंग अ पॉलिसी फॉर द एग्जीक्यूटिव। तो अब क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि भाई जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है, सबसे बड़ा डिस्प्यूट ही यही है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को रिम्यूनरेशन देने के लिए जो पॉलिसी बनाई गई है, ठीक है, रिम्यूनरेशन के लिए इनकी जो पॉलिसी है,
क्या वो पॉलिसी आप बनाओगे तो आप ये ध्यान नहीं रखोगे हम हमारे बेचारे जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, इन एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए क्या पॉलिसी है? ठीक है। तो जब यहाँ पे रेम्यूनरेशन कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन सेट करने की बात कर रही है और पॉलिसी बनाने की बात कर रही है, तो उसको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने हमारे बाकी एम्प्लॉयज के लिए क्या पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, हम भेदभाव नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं भैया तुम जैसे मजदूरों के साथ ट्रीटमेंट करोगे ना, वैसे ही ट्रीटमेंट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ भी होगा सैलरी के मामले में। तो जैसी पॉलिसी बनाओगे उसी पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए रिम्यूनरेशन कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए भी रिम्यूनरेशन और उससे रिलेटेड पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो वर्कफोर्स का रिम्यूनरेशन रिव्यू करेगी और रिलेटेड पॉलिसी रिव्यू करेगी, टेकिंग दीज इनटू अकाउंट व्हेन सेटिंग दी पॉलिसी फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रिम्यूनरेशन। बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आपकी कंपनी में जो बेचारे नीचे के एम्प्लॉयज हैं उनके लिए जो भी पॉलिसी बनाई गई है रिम्यूनरेशन को के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए ही आप जो हैं वो ऊपर के लोग जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर उनकी पॉलिसी का डिटर्मिनेशन करेगी। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स रिम्यूनरेशन शुड बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। अच्छा, अब जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनकी फिर उनका कौन रिम्यूनरेशन डिसाइड करता है? उनका रिम्यूनरेशन बोर्ड डिसाइड करता है। ठीक है, किस चीज को ध्यान में रखते हुए? अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का तो रिम्यूनरेशन किसने डिसाइड किया? हमारी कमेटी ने डिसाइड कर दिया है ना। इस कमेटी में मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। तीन ही मेंबर्स से थ्रू बनानी है, तीनों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन अब ये बात सोचो कि भाई जो हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स है इनका रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? है ना। किसी भी व्यक्ति को उसका खुद का रिम्यूनरेशन डिसाइड करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए बताओ? क्या आप खुद से इन्वॉल्व होने चाहिए अपनी रिम्यूनरेशन डिसाइड करने के लिए? यस और नो? नो सर। तो फिर हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी ये भी बोल सकते हैं ठीक है आप इंडिपेंडेंट हो लेकिन आप खुद का रिम्यूनरेशन डिसाइड नहीं करोगे। तो आपका रिम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? आपका रिम्यूनरेशन पूरा बोर्ड मिलकर के डिसाइड करेगा। ठीक है, इट शुड बी डिटरमाइंड बाय द बोर्ड। और बोर्ड जब ये रिम्यूनरेशन डिसाइड करेगा तो क्या क्या चीजें ध्यान रखेगा कि कितना टाइम आप कंपनी को दे रहे हो, आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख लो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी पूछे आते हैं। तो क्या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कंपनी के शेयर्स या अदर परफॉर्मेंस रिलेटेड एलिमेंट्स ले सकते हैं या नहीं ले सकते? तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं। ठीक है, तो जब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का रिम्यूनरेशन डिसाइड किया जा रहा होता है तो किसी भी तरह का ना तो कोई शेयर ऑप्शंस आप उनको दे सकते हैं ना ही कोई परफॉर्मेंस रिलेटेड एलिमेंट उनके रिम्यूनरेशन में होना चाहिए। ठीक है ना, परफॉर्मेंस रिलेटेड एलिमेंट का एग्जांपल हो गया जैसे आपने कमीशन बोल दिया उनको कि भाई आप हम कंपनी आपको कोई कमीशन देगी, या आपका कंपनी के प्रॉफिट से में से जितना कुछ हिस्सा हमने कर दिया, इस तरीके का कोई एलिमेंट उनके रिम्यूनरेशन में नहीं होता है। वो जनरली सिर्फ एक डायरेक्टर्स फीस चार्ज करते हैं, वो फीस के अलावा अदर देन कोई भी रिम्यूनरेशन हमारे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पे नहीं किया जाता। ठीक है भाई, समझ में आया यहाँ पे? यस सर। ठीक है, इसके अलावा जब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हम लोग रिम्यूनरेशन सेट करते हैं तो उस रिम्यूनरेशन की स्कीम में हम लोगों को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग्स देनी चाहिए, है ना। स्टॉक ऑप्शंस के बारे में पढ़ा है तुमने? जैसे जो हम लोग कंपनीज एक्ट में पढ़ते हैं, ईसॉप जो हो गया। यस सर। क्या होता है ईसॉप में? किसको शेयर ऑफर किए जाते हैं? एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयज। है ना, एट अ वेरी रीजनेबल रेट्स। और वो लॉक इन पीरियड के साथ किए जाते हैं जनरली। यस सर। ठीक है, क्यों करते हैं वैसा लॉक इन पीरियड? ताकि कंपनी में वो शेयर्स बेच नहीं सके, कंपनी के साथ जुड़ जाएं, है ना। तो उससे उनका एक इंटरेस्ट आ जाएगा
कंपनी के अंदर, और वो कंपनी में, क्योंकि हम चाहते हैं भाई हमारे पास एम्प्लॉयज हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए आए। ऐसा नहीं हो आए 2 4 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने काम किया छोड़ के चले गए। वी वॉन्ट कमिटमेंट फ्रॉम देम ना, कि आप आओ और हमारे यहाँ पे काम करो, और एक लंबे टाइम तक हमारे यहाँ पे काम करो। यही चाहोगे आप अपने एम्प्लॉयज से, यस और नो? यस सर। तो उसका एक तरीका क्या है कि आपको अपने एम्प्लॉयज को क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म शेयर होल्डिंग्स जो है वो देनी पड़ेंगी। ठीक है। शेयर्स अवार्ड शुड बी रिलीज फॉर सेल ऑन अ फेस बेसिस एंड बी सब्जेक्ट टू टोटल वेस्टिंग एंड होल्डिंग पीरियड ऑफ 5। तो कम से कम 5 साल का आपको उनको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, होल्डिंग पीरियड देना पड़ेगा, कि भाई कम से कम 5 साल आप इसको होल्ड करेंगे। इससे एक कमिटमेंट क्रिएट होगा कंपनी के टूवर्ड्स। आया समझ में, यस और नो? यस सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म होल्डिंग प्रमोट करनी है, कम से कम 5 साल के लिए यहाँ पे टोटल वेस्टिंग एंड होल्डिंग पीरियड होना चाहिए। अब इन्होंने यहाँ पे एक रिकवरी क्लॉज की बात करी है, कि जब हम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की का रेमुनरेशन स्कीम डिटरमिन करते हैं, तो उसमें कंपनी को रिकवरी क्लॉज डालना चाहिए, एंड स्पेसिफाई द सर्कमस्टांसेस इन विच इट वुड बी अप्रोप्रिएट। तो आप क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बहुत ऊंचे पोस्ट हो जाते हैं और एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ रेमुनरेशन उनको पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कुछ परिस्थितियों में वो पैसा वापस लिया जा सकता है, ये क्लॉज आपको मेंशन करना पड़ेगा। इस चीज के लिए आपको अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को एग्री कराना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भाई कंपनी लॉसेस में चल रही है और आप इतना इतना पैसा उठा रहे हो। ठीक है, तो उन उन कंडीशन में जब आपकी परफॉर्मेंस जो थी वो एज इट इज नहीं थी, कोई नेग्लिजेंस हुई है, तो उन परिस्थितियों में वो पैसा वापस उनसे रिकवर किया जा सके, इस तरीके के क्लॉज आपके जो है वो एग्रीमेंट्स में होने चाहिए। ठीक है, भी बात समझ में आई यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, पेंशन के लिए से बेसिक सैलरी के आधार होना चाहिए, बेस होना चाहिए। रेट शुड बी अलाइन विद दोज अवेलेबल। तो जिस रेट से आप अपने एम्प्लॉयज को पेंशन दे रहे हैं, उसी रेट से आप अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को भी क्या देंगे, पेंशन देंगे। ठीक है, नोटिस और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुड बी 1 ईयर और लेस। इफ इट इज नेसेसरी टू ऑफर लॉन्गर पीरियड्स टू न्यू डायरेक्टर, द पीरियड शुड रिड्यूस टू 1 ईयर और लेस आफ्टर द इनिशियल पीरियड। ठीक है, हमें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के लिए 1 साल से ज्यादा का नहीं करना चाहिए। ठीक है, नोटिस और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शुड बी 1 ईयर और लेस इफ इट इज नेसेसरी टू ऑफर। अगर लॉन्गर पीरियड है तो इनिशियल पीरियड के बाद हर साल एक एक साल करके हम उस पीरियड को बढ़ाना चाहिए। मतलब सिर्फ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की बात करी है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपका 1 साल या उससे ज्यादा का नहीं होना चाहिए, एक एक साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हो। ठीक है, ताकि अगर आपको सामने वाले को निकालना पड़ रहा है तो आप उसको निकाल दो टाइम। इस वजह से इन्होंने कहा है कि कंपनी को 1 साल से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, समझ में ही बात यहाँ पे? यस सर। हम्म। While determining the executive director remuneration policy and practice, the committee should ensure remuneration arrangement are transparent। ये एक जनरल सी बात है कि जो भी पॉलिसी बनाओ वो ट्रांसपेरेंट हो, समझने में आसान हो, प्रिडिक्टेबल हो, प्रोपोर्शनेट हो, और कंपनी के कल्चर के साथ अलाइंड हो। ठीक है, और एक्सेसिव रिवॉर्ड्स के रिस्क को आइडेंटिफाई करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए उसको आप समय रहते खत्म करें, मिटिगेट करें। द वर्क ऑफ द रिम्यूनरेशन कमिटी शुड बी, और ये सारा काम आपको अपनी एनुअल रिपोर्ट में डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। आगे समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अभी छोटा सा टॉपिक है रिलेवेंस ऑफ कॉर्पोरेट। अब हम एज अ ऑडिटर हमारे लिए क्या रिलेवेंस है कॉर्पोरेट गवर्नेंस? देखो, हमें किसके ऊपर ओपिनियन देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना ना अपने को यस सर। तो हमारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड, देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया किसके लिए गया है? ये कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए बनाया गया है। ठीक है, इसकी कंप्लाइंस भी किसको करनी है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही करनी है। तो ऑडिटर का क्या लेना देना है इसमें? अगर बोर्ड उसकी कंप्लाइंस करता है तो उससे फायदा क्या होगा, ये बताओ, ये सोचो। अगर जो कोड है उसकी कंप्लाइंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर रहे हैं, तो उससे एक फायदा क्या होगा?
लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स, यही होगा ना? यस सर। ठीक है, लेसर चांसेस ऑफ मिसमैनेजमेंट, लेसर चांसेस ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स। ठीक है, यही इन्होंने बस इतनी सी बात बोली है। ऑडिटर को यही फायदा है कि अगर वो ये समझे कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लाइंस में है या नहीं। अगर वो कंप्लाइंस में है तो ऑडिटर को ये दिखेगा, ऑडिटर को समझ में आएगा कि हाँ भाई यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट है, कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर ज्यादा फोकस होगा, इंटरनल कंट्रोल्स पे ज्यादा फोकस होगा, जिससे कि ऑडिट करने के इनहेरेंट जो रिस्क होते हैं वो रिड्यूस होंगे। ठीक है, इन सम जुरिडिक्शन एक्सटर्नल ऑडिटर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट, और कुछ जगह पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर ऑडिटर्स को रिपोर्ट भी करना होता है। हालांकि अभी आपके यूके में ये नहीं है। ठीक है, यूके के 7 ISA 700 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू रिपोर्ट बाय एक्सेप्शन इन ऑडिटर रिपोर्ट बाय कंपनी डिस्क्लोजिंग कंप्लायंस विद द यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड वेयर द एनुअल रिपोर्ट इंक्लूड्स। तो बाय एक्सेप्शन ही है ना, आपको भी नहीं करना है यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड में, इट इज ओनली बाय एक्सेप्शन है। ठीक है, तो जनरली आपको नहीं करना है, बट बाय एक्सेप्शन आपको ISA 700 कह रहा है कि रिपोर्ट करना पड़ सकता है। कब पढ़ना पड़ सकता है? तो तीन इन लोगों ने कंडीशन दी है कि अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंडीशन में से कोई कंडीशन फुलफिल होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब रिपोर्ट कंडीशन क्या है? स्टेटमेंट गिवन बाय द डायरेक्टर दैट दे कंसीडर द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट टेकन एज अ होल इज फेयर, बैलेंस एंड अंडरस्टैंडेबल एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी। ठीक है, फॉर शेयरहोल्डर टू असेस द एंटिटीज परफॉर्मेंस बिजनेस इन दैट इज इनकंसिस्टेंट विद द नॉलेज एक्वायर्ड बाय द ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ द परफॉर्मिंग ऑफ द ऑडिट। ठीक है, अब यहां पर एक बात समझो, ये स्टेटमेंट दिया है ना इन लोगों ने, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट है ये? ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट में डायरेक्टर्स एक स्टेटमेंट दे रहे हैं। ठीक है, दैट दे कंसीडर द एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट टेकन एज अ होल इज फेयर, बैलेंस एंड अंडरस्टैंडेबल एंड प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर शेयर होल्डर्स to assess the entity performance, business model, and strategy that is inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing the audit। तो ऑडिटर क्या कह रहा है कि डायरेक्टर्स ने जो स्टेटमेंट दिया है एनुअल रिपोर्ट में वो मेरे हिसाब से इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, वो मेरे हिसाब से इनकंसिस्टेंट है यहाँ पे विद द नॉलेज अक्वायर्ड बाय द ऑडिटर को। तो आप गए, आपने ऑडिट करी और आपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट नॉलेज एक्वायर करी है, और आप कह रहे हो कि ऊपर जो डायरेक्टर्स ये स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि अकाउंट्स को अगर एज अ होल देखा जाए कि वो फेयर हैं, बैलेंस्ड है, अंडरस्टैंडेबल है। ठीक है, इंफॉर्मेशन जो भी शेयर होल्डर्स को नेसेसरी चाहिए थी उसके हिसाब से है। तो ऑडिटर कह रहा है मेरे को ऐसा नहीं लग रहा भाई, मेरे को लग रहा है कि ये स्टेटमेंट आपका सही स्टेटमेंट नहीं है। तो अगर ऑडिटर कह रहा है कि भाई मेरे को जो नॉलेज मिली है उसके हिसाब से आपका ये ऊपर जो दिया गया स्टेटमेंट है ये इनकंसिस्टेंट है, मुझे नहीं लगता दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर फेयर, बैलेंस एंड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, तो ऐसे केस में आपको ISA 700 की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है दिन मेरी यहाँ पे, यस और नो? यस सर। हम्म। ठीक है, next, a section describing the work of the audit committee that does not appropriately address matters communicated by the auditor to the audit committee। एक सेक्शन इंक्लूड किया गया एनुअल रिपोर्ट में। ठीक है, ऑडिटर ने कुछ बोला था भाई ये मैटर है, इसको प्रॉपरली एड्रेस करो आपके एनुअल रिपोर्ट में, है ना। उसने ऑडिट कमेटी को बोला कि भैया ये मैटर है और आप इसको इसको अच्छे से अपनी एनुअल रिपोर्ट में बताओगे। ठीक है, एनुअल रिपोर्ट आती है और एनुअल रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस केस में फिर ISA 700 की कंप्लाइंस करनी पड़ेगी, यूके कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड की कंप्लाइंस की जा रही है नहीं की जा रही है, इसके ऊपर बाय एक्सेप्शन रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, क्लियर यहाँ पे? तो पहली चीज थी जब ऑडिटर्स का स्टेटमेंट इनकंसिस्टेंट विद इन नॉलेज है। दूसरा कि भाई ऑडिटर ने कुछ मैटर्स कम्युनिकेट करने के लिए बोला था, वो ऑडिट कमिटी ने नहीं किए हैं। ठीक है ना, समझ में आया यहाँ पे, यस और नो? यस सर।
यस सर। An explanation as to why the annual report does not include such a statement or section that is materially inconsistent with the knowledge acquired by the auditor in the course of performing an audit. ठीक है। उसके बाद अगर ऑडिटर कह रहा है कि भैया ये बात आप एनुअल रिपोर्ट में नहीं लिखेंगे, एज टू व्हाई द एनुअल रिपोर्ट डज नॉट इंक्लूड सच अ स्टेटमेंट और सेक्शन दैट इज मटीरियली इनकंसिस्टेंट विद द नॉलेज अक्वायर्ड बाय द ऑडिटर इन द कोर्स ऑफ, तो ऑडिटर कह रहा है कि भैया आप ये सेक्शन इंक्लूड नहीं करोगे, ये जो बात आप कह रहे हो ये अगेन मेरी नॉलेज से इनकंसिस्टेंट है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। तो इस चीज का अगर एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत पड़ती है तो यूके के कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड के ऊपर आपको जो है वो आईएसए 700 के हिसाब से एक्सेप्शनली रिपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला है कि अगर एनुअल रिपोर्ट में कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि मटेरियल इनकंसिस्टेंसी रखती है ऑडिटर के जजमेंट के हिसाब से, ऑडिटर ने ड्यूरिंग द ऑडिट करा, उसको लग रहा है कि भैया ये सब चीजें मुझे तब नहीं पता चली, जो आप लोगों ने बताई उसके हिसाब से है ही नहीं कुछ भी, तो ऐसे केस में आईएसए 700 की कंप्लाइंस आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात यहां तक, यस और नो? यस सर। चैप्टर अपना खत्म हो गया नितिन, है ना, इसको एक बार पढ़ना। ठीक है, चैप्टर को क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चैप्टर जब तक पूरा नहीं पढ़ा होगा अदरवाइज होंगे नहीं, तो एक बार चैप्टर कल पूरा पढ़ लेना, इन केस अगर कोई डाउट्स आते हैं तो पहले हम वो क्लियर करेंगे देन हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है भाई दिन, यस और नो? ओके सर। ओके सर। चलो, है ना, एक बार कल पढ़ के आना ना ताकि कोई डाउट हो तो फिर क्लियर होगा वो, है ना। ओके सर।